और बेसिक शिक्षा संसाधनों की बात तो दूर, इसमें जो सबसे खराब स्थिति थी वह थी प्रॉक्सी टीचर की। शिक्षक कोई और है और वह पता लगता है था कि शिक्षक तो कहीं और जगह जाकर के दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति 1000 रुपया लेकर के 2000 रुपया लेकर के स्कूल जाता था, जैसे तैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के फिर वापस आ जाता था। प्रॉक्सी टीचर पर रोक लगाने की कार्रवाई पहले चरण में प्रारंभ हुई और इसके साथ ही हम लोगों ने उस समय आह्वान किया था कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए 1,58,000 से अधिक विद्यालयों में उनके बुनियादी ढांचागत विकास की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से ऑपरेशन कायाकल्प की एक अभिनव योजना को हम लोगों ने प्रारंभ की थी। ऑपरेशन कायाकल्प वह योजना थी जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अच्छे फर्श बनाने की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, वहां पर लाइट की व्यवस्था, वहां पर इसके बाद फिर हम लोग अन्य चरणों में इसके साथ जुड़े कि उसमें एक स्मार्ट क्लास हो सकती है, लाइब्रेरी बन सकती है, वहां पर हम लोग फर्नीचर दे सकते हैं। और ये ऑपरेशन कायाकल्प में पिछले 2.5-3 वर्ष के दौरान 92,000 से अधिक विद्यालयों को हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आज बुनियादी विकास की उन सभी सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं, जिसके लिए वास्तव में बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू क्या था, और मुझे लगता है अभी भी इस पे ध्यान देना होगा, वो ये कि एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक विषमता को अगर आपको दूर करना है तो वह सबसे आधारभूत कार्य किसी एक क्षेत्र में किया जा सकता है तो वह कि हम एक समान शिक्षा सबके लिए बनवा दें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर एक समान अवसर जब प्रदेश के सभी बच्चों को प्राप्त होगा तो अपनी प्रतिभा से स्वयं ही उन सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए एक समाज या एक परिवार हमेशा लालयित दिखाई देता है। और एक समान पाठ्यक्रम देने के लिए ही मैंने 2.5 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा परिषद से कहा था कि आप भी परंपरागत पुराने पाठ्यक्रम को हटा करके एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को अपने यहां सख्ती के साथ लागू करो। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं कि जिसने एक बार नौकरी ज्वाइन की तो वह जीवन भर फिर उसी ढर्रे पे चलता दिखाई दे। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि शिक्षा को केवल शिक्षा विभाग में स्कूल जाने तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। एक शिक्षक सर्वज्ञ होना चाहिए। एक शिक्षक हमारे वर्तमान की और आने वाली पीढ़ी को उन चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करने वाली एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए शिक्षकों की, जो चुनौतियों से भागने की बजाय चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता अपने अंदर पाल सके, अपने अंदर तैयार कर सके और उसके अनुरूप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी तैयार कर सके। और इसलिए मैंने तब भी कहा था पहले प्रॉक्सी टीचर की व्यवस्था समाप्त करो, फिर उसके बाद इन व्यवस्थाओं के साथ इसको जोड़ो, क्योंकि बाकी चीजें शिक्षा की गुणवत्ता तो अपने आप जब शिक्षक स्कूल जाने लग जाएगा, बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखा देगा, तो बाकी तो वह बच्चा अपने आप ही तैयार हो जाएगा। इसके बाद तो वह अपने आप एक लाइन खींचिए, उसके साथ पीछे पीछे वह चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज पहले सामने हमारी चुनौती थी, शिक्षक ही स्कूल नहीं जाता था। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने देखा इस बात को। मैं जो इस बात को कहता हूं, एक शिक्षक
अगर आपको जनगणना के कार्य में लगाया जाता है, आप खुशी से जाइए। आपका इससे बेहतर संवाद का माध्यम दूसरा नहीं बन सकता है कि आप घर घर जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे और आपके प्रति कई गुना सम्मान का भाव बढ़ता है लोगों के मन में। क्योंकि आप जब जाते हैं तो वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की भौगोलिक, इन सभी स्थितियों से आप परिचित होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं स्कूल के अलावा कुछ नहीं करूंगा और स्कूल भी समय से नहीं जा पाते हैं, तो सबसे ज्यादा आहत आप अपनी इस गरिमा और अपने शिक्षक के गौरव को प्रदान के प्रति करते हैं। सबसे ज्यादा अनादर फिर आपके द्वारा होता है इस पद के प्रति। और इसलिए हर एक कार्य के साथ जुड़ना, ये जनगणना का कार्य केवल जाने से नहीं, बल्कि आपके पास एक एक आंकड़ा आता है। क्या स्थिति है इस गांव की, जिस गांव में आपका स्कूल है उसके आसपास क्या स्थिति है, कितने परिवार हैं जिनके पास अपना आवास है, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहां पर कितने लोगों के पास शौचालय है, कितने लोगों के पास मकान है, कितने लोग नौकरी करते हैं, किस किस फील्ड में कार्य करते हैं, जो ये बच्चे आपके स्कूल में आते हैं किस प्रकार के प्रवेश से आते हैं, किस प्रकार की पृष्ठभूमि उनकी है। और जब तक एक शिक्षक इन सब के बारे में जानकारी नहीं रखता है, वह कभी भी अपने उन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा जो लोग आज आपको ये कहते हैं कि आपको इससे अलग करना चाहिए। छुई मुई एक शिक्षक नहीं बन सकता। एक शिक्षक को तो अपने आप को तैयार करना होगा इन सभी परिस्थितियों से। हर एक जगह जाइए, जानकारी लीजिए। आप जब गांव में जाएंगे तो उस गांव में जाने के कारण आपके प्रति जो भ्रांत धारणाएं वे अपने आप दूर होती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारी आपके ज्ञान उस व्यावहारिकता से आपको प्राप्त हो जाएगी और बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा जब गांव में दी जाएगी तो लोगों को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा और इससे शिक्षक की गरिमा और शिक्षक का गौरव ही बढ़ेगा, उससे कम नहीं होने वाला है। एक शिक्षक सरकारी नौकर नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक शिक्षक को अपने सामने आचार्य चाणक्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फिर अपने आप को तैयार करना चाहिए। याद करिए, अगर आचार्य चाणक्य केवल अपने को एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय तक सीमित कर देते तो वह इस देश की उस कालखंड में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और उस समय के भारत को, जो देश जो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, कभी नहीं खड़ा कर पाते। आचार्य चाणक्य का यह भाव एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। समाज की चुनौती क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, अगर हम उसके अनुरूप नहीं खड़ा हो सकते तो बेकार है। फिर हम अन्याय कर रहे हैं अपने प्रति भी, अपने पेशे के प्रति भी और आने वाली वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रति भी। हम इसके दोषी होंगे। याद रखना, समाज के प्रति किया जाने वाला दोष व्यक्ति कभी भी उससे अपने को अलग नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया था ना, किस पाप का भागी कौन है, कौन है इस पाप का भागी। ये विश्वविद्यालयों में जो अराजकता और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, ये जो उदंडता है, उच्छृंखलता है, इस पाप का भागी कौन है? क्या सरकारें हैं? सरकार संसाधन दे सकती है, लेकिन जिसने उसे बेसिक शिक्षा दी है, जिसने उसने माध्यमिक शिक्षा दी है और जो आज उसे वहां तक लेकर के गया है, इन सबको भी अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन इस अवसर पर करना चाहिए। जब भारत विरोधी नारे देश के संसाधनों पर पलने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लगते हैं, तब हमें अपने उस कार्यों के मूल्यांकन के लिए तैयार होना चाहिए कि आखिर हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले छात्रों में इस प्रकार की विकृति क्यों पैदा हुई कि हमारी राष्ट्र माता के ही पैर काटने को, हाथ काटने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जिस भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेकर के हम कार्य करते हैं, शपथ लेते हैं, आज उसी के विखंडन के नारे लगाए जा रहे हैं। तब शिक्षा के
उन कृत्यों पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं, शिक्षकों के उन कार्यों पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं, जिसके लिए एक शिक्षक समाज में ईश्वर से भी ऊपर मान्यता प्राप्त करता है। हम मूल्यांकन करें, देखें कहां पर हम हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार की स्थितियां हैं। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन कायाकल्प की योजना। ऑपरेशन कायाकल्प कहीं और से नहीं आई थी, ये मेरे ही विशेष सचिव वर्तमान में बरेली जनपद के वे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक जनपद में, श्रावस्ती जनपद में जिलाधिकारी के रूप में कुछ विद्यालयों में ये अपनाया था। वह भी कर सकते थे कि वो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी के रूप में अपने शेष सामान्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वे भी इस बात को कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक रुचि होती है। भाई समाज ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं सम्मान के साथ जी सकूं, इस समाज के प्रति मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। क्या दायित्व है मेरा? और अपने इसी दायित्व को निर्वहन करने के लिए उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया कि कुछ विद्यालयों को उन्होंने जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पे उनकी फ्लोरिंग का, उनके फर्नीचर का, टॉयलेट का, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट का, पेयजल का, इन सब से आच्छादित करके अच्छी पेंटिंग करके उन्होंने दिखाया, उसकी फोटोग्राफ्स भेजी। बाद में वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में मेरे साथ आए, तो मेरी अक्सर चर्चा इस बात को लेकर होती थी कि भाई क्या अच्छा हो सकता है। तो इसी पर चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि मैं एक प्रस्तुतिकरण देना चाहता हूं। तो मैंने कहा उसका बताओ मुझे। और उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण दिखाया कि इस रूप में बिना किसी शासकीय सहयोग के हम लोग जन सहभागिता के माध्यम से इन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ सकते हैं। और आज देखते ही देखते बेसिक शिक्षा परिषद के एक अभिनव प्रयास से 92,000 से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो चुके हैं। अनुमान करिए, अगर सरकार पैसा लगाती, बाद के कार्यों में सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन अगर केवल सरकार पैसा देती तो मुझे लगता है कि हजारों करोड़ रुपए हमारे खर्च होते। भ्रष्टाचार की शिकायतें अलग से होती, और नहीं भी होती तो समाज में एक बहुत बड़ा तबका होता है जो अच्छा कभी नहीं करेगा, लेकिन कहीं अच्छा हो रहा है तो उसमें रोज एक नया फर्रा लेकर के आता है, साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हम उनसे पूछते तुमने अच्छा क्या किया है? तुम दूसरों की गलती को तो देखते हो, लेकिन अपने अच्छे क्या किए हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर वो नाराज होकर जाता है, कहता लगता आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी एक टीम है जिनका काम ही होता है हर कार्य में उंगली उठाना, हर एक की कमी को देखना, अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों की कमी को देख करके और फिर उसके बारे में। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत हो चुका है, सोशल मीडिया में उसमें फिर एक ग्रुप बना करके फिर अपने तरीके से उनका एक नया वो चलता है, फिर उसमें समाचार पत्रों में मिल करके उसमें डलवाना, फिर उसको लोगों के सामने भेजना। देखिए साहब क्या हो रहा है। उन विभूतियों को देख के मुझे लगता है कभी कभी कि वास्तव में ये युग की एक नई पीढ़ी है, एक नया अवतार है। उन अवतारों से अपने आप को अलग करते हुए हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए ही मैं सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद से भी, माध्यमिक, एक शिक्षक उसको सर्वज्ञ बनना पड़ेगा। उसको अगर बेसिक शिक्षा जो आधार है हमारी, अगर इससे जुड़ा हुआ शिक्षक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।